नमस्कार, मैं आलोक कुमार एक बार फिर से आप लोग के सामने। मैं उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो न सिर्फ 12th क्लास के इतिहास के बच्चों के लिए बल्कि वो पॉलिटिकल साइंस के बच्चों के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी हाँ, मैं कौन सी प्रमुख विशेषताएं थी उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर अभी तक आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। थैंक यू। चैट के द्वारा अक्सर वर्ग 10वीं और 12th क्लास में एक क्वेश्चन आता है, भारतीय संविधान की विशेषताओं को लिखें। और उसी क्रम में यह जो चैप्टर है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, न सिर्फ 10वीं क्लास के छात्र छात्राओं के लिए बल्कि 12वीं क्लास के छात्राओं के लिए और छात्रों के लिए। तो आइए हम देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि भारतीय संविधान जो विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, या यूँ कहा जाए ये विश्व का सबसे लिखित संविधान है, तो हम इसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं कि इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं। किया है कैबिनेट मिशन से। कैबिनेट मिशन के बारे में आप जानते हैं 1946 में कैबिनेट मिशन आया था और इस मिशन ने एक प्रस्ताव रखा था सबसे पहले कि भारतीय संविधान का आप लोग निर्माण कीजिए। अगर आप देश की स्वतंत्रता चाहते हैं तो देश का अपना संविधान होना चाहिए। और उसी क्रम में जब अंतरिम सरकार का गठन किया गया था तब पहली बार संविधान के निर्माण के बारे में एक समिति गठित की गई थी, या संविधान निर्माण के बारे में बिल्कुल गंभीरता से इसके बारे में विचार किया गया था। और उसके बाद संविधान सभा का निर्माण किया गया और उसकी पहली बैठक किया गया। कब? उसकी पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई। और ये जो बैठक हुई थी या जो ये सभा गठित की गई थी उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके पहले एक अस्थायी सभा का भी हुआ था, बैठक हुई थी जिसके जो अध्यक्ष थे वो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा थे। तो ये जो बैठक 9 दिसंबर 1946 को की गई, इसमें 9 महिलाएं और करीब 207 पुरुष थे जो प्रतिनिधि के रूप में भाग ले रहे थे। और जब ये बैठक की गई, इस बैठक के बाद कुछ समितियों का निर्माण किया गया। आइए हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी समितियां थी। तो उसकी जो पहली समिति थी उसका नाम था संचालन समिति और उसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। फिर दूसरी समिति थी संघ संविधान समिति। इस समिति के अध्यक्ष थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तीसरी समिति थी ध्वज समिति जिसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? जे.बी. कृपलानी को। और प्रांतीय संविधान समिति बनाई गई थी जिसके अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। और सबसे महत्वपूर्ण जो समिति थी जिसे हम प्रारूप समिति कहते हैं, और इस समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। हाँ, ये वही भीमराव अंबेडकर जिन्हें संविधान का जनक कहा जाता है। तो ये समितियाँ उसके बाद कुछ जो महत्वपूर्ण मुद्दे थे उन पर एक गंभीर बहस हुई जो काफ़ी लंबे समय तक चली और लगभग 11 सत्रों में ये जो समस्याएं थी देश के संविधान के निर्माण में उस पर काफ़ी गहरी मंत्रणा की गई। और वो कौन कौन से विषय थे जहाँ पर ये चीज़ें हो रही थी? तो नागरिकों के अधिकार से संबंधित थे, केंद्र और राज्य के संबंध कैसे होंगे उसके बारे में बैठक की गई थी। फिर राष्ट्रभाषा भारत का क्या होगा, क्योंकि यहाँ मैंने पहले ही बताया कि यह भारत एक विविधताओं भरा देश था। यहाँ पे उत्तर की भाषा कुछ और थी, दक्षिण भारत की कुछ और भाषा थी, पूर्व भारत की कुछ और थी। तो इस प्रकार से यहाँ भाषा का राष्ट्रभाषा कौन हो उसके बारे में विचार करने पे किया गया था। और सार्वभौमिक मताधिकार एवं धर्मनिरपेक्षता के बारे में ये जो सारी चीज़ें हैं उन सब चीज़ों के बारे में काफ़ी लंबी बैठक हुई और काफ़ी इस पर विचार विमर्श किए गए। और विचार विमर्श के उपरांत ये संविधान बनने में लगभग 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा, जो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के द्वारा संपन्न किया गया। मैंने पहले बताया कि ये जो संविधान सभा था इसके सत्र कुल कितने हुए थे? 11 सत्र हुए थे। और 26 नवंबर 1949 ईस्वी को यह संविधान क्या किया गया था? पारित किया गया था। परंतु 24 जनवरी 1950 ईस्वी को उसके बाद जो सदस्य थे निर्वाचित 284 सदस्यों के द्वारा इस संविधान पर हस्ताक्षर किए गए और अंततः 26 जनवरी 1950 ईस्वी को यह संविधान हमारे देश में लागू। व्हाइट बोर्ड के दूसरे भाग पर और संविधान की कौन कौन सी प्रमुख विशेषताएं थीं उसको हम जानने का प्रयास करते हैं। तो आइए हम देखते हैं। पहली इसकी जो विशेषता थी वो थी सबसे लंबा और लिखित संविधान। लंबा और लिखित संविधान से यहाँ पर तात्पर्य ये है कि
जो संविधान अन्य देशों में भी थे, जैसे अमेरिका में, ब्रिटेन में, वहाँ पे भी संविधान थे, लेकिन भारत का जो संविधान था, जो बनाया गया था, वो लंबा इस सेंस में था कि जितने अनुच्छेद हैं, जब 395 अनुच्छेद थे, वो भारत के ही संविधान में नहीं थे, बल्कि अमेरिका के संविधान में मात्र 7 ही अनुच्छेद हैं, जबकि इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया, ये जो सारे देश हैं, इन देशों के संविधान में जो अनुच्छेद बनाए गए हैं वो 150 से अधिक नहीं है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भारतीय जो संविधान था उसका अनुच्छेद अभी वर्तमान में 470 है, परंतु उस समय 395 बनाए गए थे, जो सबसे अधिक था। तो इस सेंस में यह क्या था, सबसे लंबा। और लिखित संविधान से तात्पर्य यह है कि पहले संविधान 2 तरह के बनाए गए थे। एक जो लिखित संविधान जो था वो लिखित संविधान और अलिखित संविधान। तो जो इंग्लैंड के द्वारा जो था, जो संविधान बनाया गया था, जो इंग्लैंड के द्वारा संविधान बनाया गया था, और उसके बाद इंडिया और अमेरिका के द्वारा संविधान बनाया गया। तो ब्रिटेन में जो संविधान चल रहे थे, लिखित संविधान में इंडिया और अमेरिका, ये 2 देशों के थे। तो मैंने पहले बताया कि जो अमेरिका का संविधान था उसके अनुच्छेदों की संख्या मात्र 7 ही थी। तो इस प्रकार भारत के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी, यह लंबा था और लिखित संविधान। दूसरे हम इसके विशेषता को देखते हैं, इसके आंतरिक एवं बाह्य स्रोत। आंतरिक स्रोत के बारे में बता दूं कि 1935 का जो अधिनियम लाया गया था भारत में, उस अधिनियम से बहुत सारे तथ्यों को या उनके नियमों को भारतीय संविधान में जगह दी गई थी। और दूसरा इसका था बाह्य स्रोत। बाह्य स्रोत के अंतर्गत जो जैसे एकल नागरिकता हो गई, मौलिक अधिकार हो गए, उसके बाद नीति निर्देशक तत्व हो गए। तो ये जो सारी चीज़ें थीं वो विश्व के अलग अलग संविधानों से ली गई थी। जैसे हम उदाहरण के लिए आपको बता दूं कि जैसे एकल नागरिकता तो ब्रिटेन से लिया गया था, राज्य की नीति निर्देशक तत्व तो आयरलैंड से लिया गया था। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो संविधान की जो प्रमुख जो खूबियाँ थी या उसकी विशेषताएं थी जो दूसरे देशों में थी, वहाँ से उसे ग्रहण किया गया था, ताकि हमारा संविधान विश्व का सबसे सर्वोत्तम संविधान बने। इसके विशेषता में लचीला एवं कठोर। लचीला और कठोर से अभिप्राय यहाँ ये है कि जो संविधान का जो संशोधन होता है उससे है। संविधान के संशोधन से अभिप्राय यह है कि अगर भारतीय संविधान में ये व्यवस्था की गई थी कि किसी भी नियम को वो उसकी उपयोगिता को देखते हुए ही उसे फ्लेक्सिबल या उसे हार्ड बनाया जा सकता है। सपोज कीजिए कि कोई नागरिकों से संबंधित या उनके हित का कोई संशोधन है या नियम कोई लाना है, तो उसके लिए ये था कि अगर साधारण संशोधन करने हैं तो वो 2/3 बहुमत से भी संशोधन किए जा सकते हैं। जबकि अगर कोई कठोर संशोधन करना है जिससे पूरे देश के लोग प्रभावित हो रहे हैं, उसके लिए आधे से अधिक जो राज्य हैं उनका समर्थन होना अनिवार्य होता है। तो एक तरफ संशोधन हम आसानी से कर पा रहे हैं, इसलिए हम इसे लचीला कर सकते हैं, और दूसरी तरफ अगर संशोधन करने के लिए आधे से अधिक राज्यों के समर्थन की ज़रूरत है, अन्यथा ये संशोधन नहीं होगा, तो इसके कठोरता को प्रदर्शित करता है। तो यह बहुत महत्वपूर्ण था। तो हम अगर ये तीनों गुणों को देखें तो आपको ज्ञात होगा कि ये जो संविधान की जो संरचनात्मक विशेषताएं थी, और देखते हैं कि इसकी और क्या विशेषता थी। नेक्स्ट था एकल नागरिकता। एकल नागरिकता का मतलब कि किसी एक देश की नागरिकता प्राप्त करना। यहाँ पर जैसे अगर आप अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पर जो नागरिकता देने का प्रावधान है वो राज्य के द्वारा दिया जाता है और देश के द्वारा दिया जाता है, यानी कि स्टेट के द्वारा दिया जाता है। लेकिन भारत में ऐसी बात नहीं थी। भारत में नागरिकता सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार के द्वारा दी जाती है। तो यह एक इसकी विशेषता थी कि ऐसा नहीं है कि वो दूसरे एक व्यक्ति 2-3 जगह से नागरिकता प्राप्त कर सकता है। तो ये दूसरा मौलिक अधिकार, यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मौलिक अधिकार से तात्पर्य यह है कि प्रत्येक व्यक्ति का कुछ अपना अधिकार होगा जो उसके हितों की रक्षा करेगा। और हितों की रक्षा कैसे करेगा, उसके लिए जो भारतीय न्यायपालिका है, जो न्याय व्यवस्था है, वो उसके हितों की रक्षा करेगी, या उसके अधिकार अगर कहीं हनन होते हैं तो उन अधिकारों को दिलाएगी। और ये कितने थे जब संविधान का निर्माण किया गया? अधिकार 7 मौलिक अधिकार थे, परंतु एक मौलिक अधिकार जिसे हम संपत्ति का अधिकार कहते हैं, उसे क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। और यह अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में निहित है। और यह कहाँ से लिया? इसे भारतीय संविधान का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। मैं बता दूं कि ब्रिटेन में
1215 ईस्वी में एक मैग्ना कार्टा पर हस्ताक्षर किया गया था, जिसमें वहाँ के जो नागरिक थे उनके अधिकारों की एक सूची थी, जिसे वैधानिक रूप प्रदान किया गया था, इसलिए उसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। और यहाँ पर मौलिक अधिकार के रूप में भारत के प्रत्येक नागरिक को कुछ अधिकार दिए गए हैं, जो उसके भारतीय होने या उसके वैधानिक अधिकारों की रक्षा करते हैं। तो उनमें से स्वतंत्रता का अधिकार, समानता का अधिकार, अभिव्यक्ति का अधिकार, इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण जो मौलिक अधिकार है उसे बोलते हैं संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसे कि अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में जाता है और उससे अगर न्याय नहीं मिलता है तो वो आगे जाकर उच्च न्यायालय में अपनी बात को रख सकता है, वहाँ न्याय की गुहार कर सकता है। तो संविधान के द्वारा या नियम के द्वारा जो बनाए गए जो अधिकार थे उनकी रक्षा करता है ये मौलिक अधिकार। और मौलिक अधिकार भारत के लोगों के लिए इसलिए भी ज़रूरी था क्योंकि भारत चूँकि विविधताओं का देश था, यहाँ पे बहुत सारे जाति, धर्म, संप्रदाय के लोग थे, तो यहाँ पर प्रत्येक नागरिक के अधिकारों की रक्षा हो, इसके लिए ज़रूरी था कि मौलिक अधिकार हों। और संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जो भूमिका थी मौलिक अधिकारों के प्रति, वो काफ़ी सजग थी। और उससे यह प्रतीत होता है कि हाँ, जो भारत के जो लोग हैं वो उनकी अपनी अस्मिता है, उनके अपने अधिकार हैं और उन्हें देश पर गौरवान्वित होने का एक मौका भी था। छठे विशेषता पर राज्य के नीति निर्देशक तत्व। राज्य के नीति निर्देशक तत्व से अभिप्राय यह है कि जिस प्रकार अभी हम लोगों ने देखा कि मौलिक अधिकार की बात की गई है, उसी प्रकार से राज्य के द्वारा भी कुछ नीति बनाए गए हैं, जो नीति जो दिए गए थे, और उन नीतियों का पालन करना राज्य के लिए कंपलसरी होगा। और यह जो नीति निर्देशक तत्व थे वो अनुच्छेद 36 से 51 के बीच में निहित है और यह आयरलैंड से लिया गया था। ये नीति निर्देशक तत्व जो थे वो इसलिए भी महत्वपूर्ण थे कि ताकि राज्य जो है या प्रशासन है या सरकार है अपने को निरंकुश नहीं स्थापित कर सके और वो नागरिकों की रक्षा कर सके, इसलिए नीति निर्देशक तत्व का प्रावधान रखा गया। सातवां है मौलिक कर्तव्य। जिस तरह से मौलिक अधिकार की बात की गई है भारतीय संविधान में, उसके ठीक दूसरे पहलू में कुछ कर्तव्य भी दिए गए हैं। जहां अधिकार की बात होती है वहां पे कर्तव्य भी होना बहुत ही ज़रूरी है। तो वो कर्तव्य जो है वो 11 कर्तव्य दिए गए थे भारतीय नागरिकों को, जिन्हें पालन करना हर एक भारतीय का धर्म है, उसे करना ही चाहिए या करना ही होगा। तो वो जो थे वो कहाँ से आए थे? ये अनुच्छेद 51 से लिए गए थे और इसमें इसे कब शामिल किया गया था? इसे 42वें संशोधन में दिया गया था। और यह 42वां संशोधन कब हुआ था? 1976 में संशोधन के साथ लाया गया था और यह रूस से लिया गया। सार्वभौमिक मताधिकार। सार्वभौमिक मताधिकार से अभिप्राय यह है कि भारत में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय के व्यक्ति हों, उनके लिए प्रत्येक व्यक्ति के लिए एक वोट देने का अधिकार होगा। और यह जो अधिकार जो पहले था, जो संविधान में निहित किया गया था, वो 21 वर्ष का था, परंतु बाद में उसे घटा करके 18 वर्ष किया गया और यह 61वें संशोधन के बाद किया गया। तो यह लोकतंत्र की खूबसूरती को भी दिखाता है कि संविधान में प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो किसी भी संप्रदाय का हो, जाति का हो, उन सबको एक समान और एक वोट देने के अधिकार को प्रदर्शित करता है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका। स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका से अर्थ यह है कि भारतीय संविधान जो है एक ऐसे न्यायपालिका का निर्माण करती है जो स्वतंत्र हो, उस पर किसी भी प्रकार के नौकरशाह या जो विधायिका या कार्यपालिका जो संस्थाएं हैं उस पर उसका कोई प्रेशर नहीं हो। दूसरी ओर जैसे कभी सत्ता में अगर कोई भी व्यक्ति रहे तो वो न्यायपालिका का दुरुपयोग कर सकता है, इसलिए उससे निष्पक्ष न्यायपालिका पर बल दिया गया। और भारत में अगर न्यायपालिका की अगर हम बात करें तो यह जो न्यायपालिका है वो क्रमिक ढंग से आगे बढ़ती है। तो जो सबसे जो निचले स्तर पर जो न्यायपालिका का चीज़ है उसे हम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कह सकते हैं। अगर यहाँ पे किसी व्यक्ति को न्याय नहीं मिलता है तो वो हाई कोर्ट जा सकता है, और हाई कोर्ट से सबसे ऊपर कौन सा है? सुप्रीम कोर्ट या से सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। तो ये जो न्यायपालिका का क्रम है वो एक
निश्चित अनुपात में या एक सिस्टमैटिक वे से वो न्याय को इंगित करता है। तो ये भी एक भारतीय संविधान की बहुत बड़ी विशेषता थी। नेक्स्ट है संसदीय शासन प्रणाली। जो है वो लिया गया है ब्रिटेन से, और भारत में जो संसदीय शासन प्रणाली है अगर हम देखें इसके तो इसके 3 महत्वपूर्ण अंग हैं। पहला राष्ट्रपति, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। यानी कि जो संसद जो है उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं और निम्न सदन को लोकसभा कहते हैं। यहाँ पर विधायिका जो है वो अपना काम करती है और राष्ट्रपति के संरक्षण में ये कार्य होता है। तो यहाँ पे जो संसदीय प्रणाली है वो किससे लिया गया है? वो लिया गया है इंग्लैंड से। तो यह भी एक बहुत बड़ी विशेषता है। जो नेक्स्ट विशेषता है वो है त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था। त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जो है 1992 में लाया गया। पहले विश्व के ये भारत एक पहला या प्रथम देश उसको मान सकते हैं, माना जा सकता है कि जो त्रिस्तरीय व्यवस्था पर कार्य करता है। कैसे? इस व्यवस्था के अंतर्गत जो व्यवस्था है इसके अंतर्गत केंद्र, राज्य और स्थानीय स्वशासन ये 3 एक साथ काम करते हैं। यहाँ पर 73वें और 74वें संशोधन के द्वारा स्थानीय स्वशासन को शामिल किया गया और इसमें केंद्र सरकार और राज्य सरकार के साथ साथ जो पंचायत स्तर है वो भी प्रशासन में या शासन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो ये भी एक बहुत बड़ी विशेषता है कि गांव का एक सरपंच या मुखिया भी वो शासन व्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। और सबसे अंतिम जो विशेषता हम मान सकते हैं, पंथ निरपेक्ष राज्य। धर्म हो सकता है परंतु राष्ट्र का कोई भी धर्म नहीं होगा, यानी कि जो राष्ट्र होगा वो पंथ निरपेक्ष होगा। पंथ निरपेक्ष को प्रायः धर्मनिरपेक्ष शब्द के रूप में बोलचाल की भाषा में बोला जाता है और इसे संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन में शामिल किया गया था, जिसमें जो 1976 में हुआ था। और ये कब हुआ था? इसे शामिल कब किया गया था? 42वें संशोधन के अंतर्गत। इसके अंतर्गत ये कहा गया कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रता होगी, यानी कि वो किसी भी धर्म को अपना सकता है और परंतु राष्ट्र जो है किसी भी धर्म को थोप नहीं सकता है किसी पर। यानी कि भारत एक ऐसा देश होगा जिसमें कोई भी राष्ट्रीय धर्म नहीं होगा। यहाँ पे चाहे वो किसी भी धर्म संप्रदाय के लोग हों, उनकी जो भूमिका होगी वो महत्वपूर्ण होगी और वो राजनीति जो है वो जो देश की व्यवस्था है, जो प्रशासन है, जो यहाँ संरचना है, वो कभी भी धर्म के साथ वो उसके प्रभाव में नहीं आएगी। तो भारतीय संविधान की यूँ तो बहुत सारी विशेषताएं हैं, परंतु मैट्रिक और इंटरमीडिएट के एग्जामिनेशन के लिए अगर आप इतने पॉइंट्स को भी आप अगर डील करते हैं तो ये आपके लिए बहुत बेहतर होगा। तो हम इस प्रकार एक बार समराइज करते हैं इसको कि भारतीय संविधान की विशेषताएं कौन कौन सी थी। तो विशेषताएं 3 तरह की थी। एक पहला जो था वो संरचनात्मक थी, फिर उसके बाद इसकी जो विशेषताएं थीं जो नागरिकों से लेकर संबंधित थी, और तीसरी जो टाइप की व्यवस्था थी वो यहाँ की जो प्रशासनिक जो विशेषताएं थी उनसे संबंधित थी। और इन सारी विशेषताओं का एक ही मूल उद्देश्य था कि देश के प्रत्येक नागरिक को उससे समान अधिकार प्राप्त हो और वो गर्व के साथ अपने देश को प्यार कर सके और अपने देश के साथ जो उसके दायित्व हैं उसको पूरा कर सके। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर करें और कमेंट जरूर करें। हम लोग फिर मिलेंगे।